हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमएएम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स पे। आज का पूरा सेशन मैं लेके आया हूं इकोनॉमिक्स की केस स्टडीज़ के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो अब तक के पास्ट ईयर पेपर में केसेस आए हैं, पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर और स्पेसिमेन पेपर के अंदर पूछे गए हैं। उन सारे केसेस को मैंने एक जगह पे इकट्ठा किया है और उनको सॉल्व किया है ताकि आप लोग को एक आइडिया हो सके कि किस तरीके से केस स्टडीज़ का आंसर करना चाहिए ताकि आपका एग्जामिनर नंबर ना काट सके। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने नंबर लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि कितना नंबर आप टारगेट पे लेके चल रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने सबसे पहला केस आ रहा है, कह रहा है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर हेल्प्स द प्रोड्यूसर इन देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। ठीक है, स्पेशलाइजेशन क्या करता है, प्रोड्यूसर्स की मदद करता है किसमें, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, एंड ऑल्सो बेनिफिशियल टू द वर्कर। ठीक है, वर्कर के लिए भी ये बेनिफिशियल होता है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद टू सूटेबल रीज़न, कह रहा है दो सूटेबल रीज़न दे दो जिससे ये स्टेटमेंट जस्टिफाइबल बन जाए। ठीक है, तो कहते हैं आंसर में स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर इंक्रीजेज द एफिशिएंसी एंड रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या करता है, एफिशिएंसी को बढ़ा देता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है, दस बेनिफिटिंग बोथ वर्कर एंड प्रोड्यूसर। तो इससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है तो वर्कर का बेनिफिट, ठीक है, कॉस्ट रिड्यूस होती है तो फिर प्रोड्यूसर का बेनिफिट होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। बेनिफिट फ्रॉम लेबर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम लेबर का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उसको क्या बेनिफिट मिलता है, राइट मैन एट द राइट जॉब। ठीक है, राइट मैन एट द राइट जॉब सिंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट और सब पार्ट्स। ठीक है, वर्क को क्या किया गया है, पार्ट्स या फिर सब पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया गया है। ईच वर्कर कैन बी गिवन अ जॉब अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, तो उसके टेस्ट और उसके प्रेफरेंस के हिसाब से उसको नौकरी दी जाती है। फिर कहते हैं इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ लेबर, लेबर की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। व्हेन अ वर्कर डज द सेम वर्क अगेन एंड अगेन, एक ही काम बार बार करता है, ही स्पेशलाइजेस इन इट। ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है, वो स्पेशलाइज हो जाता है उस काम के अंदर। डिवीजन ऑफ लेबर लीड्स टू ग्रेट इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड हैंस प्रोडक्शन। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है और प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो जाता है। चलिए अब हम लोग बेनिफिट देखते हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर। पहला कहता है लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर लीड्स टू लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ लेबर। ठीक है, क्या हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम हो जाती है। किस तरीके से, क्यों, क्योंकि इंक्रीज हो जाती है हमारी एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड डिक्रीजिंग दी वेस्टेज, वेस्टेज हमारा कम से कम होने लगता है। फिर कहता है क्विक प्रोडक्शन, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर लीड्स टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर विच अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, कैपेसिटी भी हमारी प्रोडक्शन की बढ़ जाती है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम एंड श्याम बोथ वर ट्रैवलिंग बाय अ ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई सेपरेटली। ठीक है, राम और श्याम है, दोनों लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से चेन्नई तक के। ठीक है, हाउ एवर द कॉस्ट ऑफ देयर टिकट इज डिफरेंट, लेकिन क्या हुआ, जो कॉस्ट है ना उन दोनों के टिकट की वो क्या है, डिफरेंट है। क्यों, वाई, ठीक, गिव अ रीज़न फॉर द रेलवेज चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर। ठीक है, कोई एक रीज़न दीजिए कि रेलवे क्यों ऐसे डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट कस्टमर से चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इन अ मोनोपोली मार्केट कंडीशन, ये आपकी मार्केट चैप्टर से आया है। इन अ मोनोपोली मार्केट कंडीशन, मोनोपोली मार्केट से आया है। देयर एग्जिस्ट अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, वहाँ क्या हो सकता है, अगर मोनोपोली मार्केट है तो वहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है क्योंकि वो एक लौता प्रोड्यूसर है तो वो चाहे किसी से ज़्यादा चार्ज करे चाहे किसी से कम चार्ज करे। ठीक है, इसलिए वहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपने पढ़ा है कि होता है। इट मीन्स दैट मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज अ डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर फॉर द सेम काइंड ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं डिफरेंट कस्टमर से, लेकिन भले ही वो एक ही तरह की सर्विस दे रहे हो, एक ही तरह का गुड्स दे रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिंस रेलवे हैज़ द मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है, मोनोपोली है किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेलवे में। देयरफॉर रेलवे चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट ट्रैवलर्स फॉर द सेम सर्विस। ठीक है, दोनों लोग एक ही जगह भले ही जा रहे हो लेकिन वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन कि रेलवे किससे कितना प्राइस चार्ज कर रहा है, वो किससे कितना प्राइस चार्ज कर रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है रीड दी एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, एक्सट्रैक्ट क्या है, चलिए उसके ऊपर उसको हम लोग देखते हैं। श्रुति एंड हर फ्रेंड हैव एन आइडिया टू स्टार्ट सेलिंग मेकअप किट्स। ठीक है, श्रुति और उसकी दोस्त ने क्या, एक आइडिया आया उन दोनों को कि हम लोग क्या करते हैं, मेकअप किट्स को
बेचना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दे ऑलरेडी हैव सेव्ड सम मनी फॉर द मर्केंडाइज। ठीक है, मर्केंडाइज के लिए उनके पास कुछ पैसा सेविंग में पड़ा हुआ था। मॉडल्स एंड डिस्प्लेस, ठीक है, सब चीज़ के लिए इनके पास पैसा पड़ा हुआ था पहले से। सिंस दे ऑल ओन द कंपनी दे विल वर्क फॉर फ्री। ठीक है, उनकी खुद की कंपनी है तो वो अपने कंपनी से कोई सैलरी थोड़ी ना चार्ज करेंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है दे विल वर्क फॉर फ्री। नेम द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ नॉट मैंशनड। यहाँ पे जो फैक्टर है जो मेंशन नहीं किया गया है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ नॉट मेंशनड इन द अबव फैक्ट इज लैंड। किसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ था यहाँ पे? लैंड के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया था। ठीक है, फिर कहता है अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अबव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी हमने आइडेंटिफाई किया है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसके कह रहा है कि फीचर्स बता दीजिए। तो चलिए फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। फीचर्स हैं, पहला कहता है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। क्या है? लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर गिवन टू अ मैन फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कुदरत की तरफ से हमें क्या मिला है? फ्री मिला हुआ है। ठीक, मैन हैज़ टू स्पेंड नथिंग टू ऑब्टेन इट। ठीक है, हवा लेने के लिए हम लोग को कुछ देना नहीं पड़ता है। ठीक है, हम लोग को पानी पीने के लिए कुछ देना नहीं पड़ता है। ठीक है, ये सब लैंड के अंदर आते हैं। ही हैज़ टू मेक नो एफर्ट्स टू गेट इट। ठीक है, उसको लेने के लिए कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते। लैंड हैज़ नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, लैंड की कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसको इंसान ने नहीं बनाया, उसको कुदरत की तरफ से बना हुआ मिला है। ठीक है, लिमिटेड सप्लाई होती है। अ पेक्यूलियर फीचर ऑफ लैंड इज इट्स फिक्स्ड। ठीक है, उसकी सप्लाई क्या होती है? फिक्स्ड होती है। अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज इन सप्लाई टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, बाकी बचे हुए फैक्टर्स को हम लोग सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लैंड। लेकिन लैंड की जो है सप्लाई है उसको हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते। प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड इज़ द बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्शन वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ लैंड। ठीक है, लैंड क्या है? प्राइमरी फैक्टर है, यानी हर चीज़ के लिए हमें लैंड की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग ऑन इट्स ओन। ठीक है, खुद से वो कुछ नहीं बना सकता। लैंड के ऊपर कोई ना कोई एक्टिव फैक्टर चाहिए जो उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्रिएट करे। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है बाय गिविंग अ वैलिड रीजन एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन कमर्शियल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। इसने 2 टॉपिक दिए हैं और कह रहा है इसमें से वैलिड रीजन दे के बताइए कि कौन सी रेवेन्यू हम लोग कमर्शियल में इंक्लूड करेंगे, कमर्शियल रेवेन्यू में इंक्लूड करेंगे। सबसे पहला कहता है मिस्टर शाह पेइंग लाइसेंस फी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ हिज मोटरसाइकिल। ठीक है, फिर दूसरे में कहता है इरिगेशन चार्जेस पेड बाय मिस्टर शाह एज द फार्मर। 2 तरीके से उसने पेमेंट किया है मिस्टर शाह ने। पहला लाइसेंस फीस दिए रजिस्ट्रेशन के लिए मोटरसाइकिल की, और दूसरा इरिगेशन चार्जेस पे किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इन द अबव गिवन केस कॉमर्शियल रेवेन्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर इरिगेशन चार्जेस। ठीक है, कॉमर्शियल रेवेन्यू कौन सा है इसके अंदर? इरिगेशन चार्जेस पेड बाय मिस्टर शाह एज द गवर्नमेंट डिराइव्स रेवेन्यू बाय सेलिंग इरिगेशन सर्विसेज। ठीक है, गवर्नमेंट ने कैसे इसको डिराइव किया है? इरिगेशन सर्विस को बेचा है उसने, इसलिए उसको कॉमर्शियल रेवेन्यू माना जाएगा। लाइसेंस फी विल बी कंसिडर्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। लाइसेंस फी किस में जाएगी? एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू में। कॉमर्शियल रेवेन्यू के अंदर ये चीज़ नहीं जाने वाली है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फूड एडल्ट्रेशन इज अ कॉम्प्लेक्स इशू दैट रिक्वायर्स अ मल्टी प्रोंग अप्रोच involving government intervention, industry cooperation and consumer awareness. In country X, addressing food adulteration is an ongoing challenge. ठीक है, एक country X है, उसके अंदर फूड एडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। बट विद अ कंसर्टेड एफर्ट फ्रॉम ऑल दी स्टेक होल्डर देयर इज अ होप फॉर क्रिएटिंग अ सेफर एंड मोर ट्रस्टवर्दी फूड सप्लाई चेन इन द फ्यूचर। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है इन ऑर्डर टू सिक्योर कंज्यूमर राइट्स व्हाट ड्यूटीज शुड द कंज्यूमर फुलफिल। कंज्यूमर को कौन कौन सी ड्यूटीज़ को फुलफिल करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसी का आंसर देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू सिक्योर कंज्यूमर राइट्स द फॉलोइंग ड्यूटीज़ शुड बी फुलफिल बाय द कंज्यूमर। ये सारी ड्यूटीज़ कंज्यूमर को फुलफिल करनी पड़ेगी। वाइल परचेजिंग गुड्स कंज्यूमर शुड लुक एट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले उसको गुड्स को परचेज करते हुए क्या करना पड़ेगा? क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट की, एज वेल एज ऑन द गारंटी और वारंटी पीरियड। दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, गारंटी या फिर वारंटी पीरियड। ठीक है, कंज्यूमर शुड आस्क फॉर कैश मेमो एंड वारंटी कार्ड। कैश मेमो या फिर वारंटी कार्ड जरूर मांगे। कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, अपने ड्यूटीज़ और अपने राइट्स के बारे में वो हमेशा अवेयर रहे। ही शुड नो द मेथड हाउ टू प्रोसीड इफ ही इज चीटेड। ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि अगर उसको साथ चीटिंग करी जाती है तो वो किस तरीके से आगे
वो प्रोसीड करेगा। कंज्यूमर शुड फॉर्म कंज्यूमर अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या बनाना चाहिए, कंज्यूमर अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्या कहता है, मेंशन एनी 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, ठीक है, 2 कोई हार्मफुल इफेक्ट बता दीजिए फूड अडल्ट्रेशन के। तो 2 हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं, पहला कहता है लीड्स टू क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम, देयर आर मैनी मिनरल्स ऑयल्स विच व्हेन एडेड टू द फूड आइटम्स कैन रिजल्ट इन पैरालिसिस, कैंसर एक्सेट्रा, ठीक है, इस तरीके की बीमारियां हो जाती हैं लोगों को। इफ़ अ प्रेग्नेंट वुमन ईट सच फूड इट माइट लीड टू अबॉर्शन, क्या हो सकता है उसके, अबॉर्शन हो सकता है। फूड कलर्स दैट आर एडेड टू द आइटम कैन बी द रीज़न ऑफ लीवर डैमेज, ठीक है, क्या हो सकते हैं, लीवर डैमेज तक के रीज़न बन सकते हैं, एलर्जीज एंड लॉट मोर्स, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट कहता है इंक्रीजेस द इम्प्योरिटी इन द फूड एज अडल्ट्रेशन अलर्ट्स द कंपोजिशन ऑफ फूड आइटम्स इट इंक्रीजेस द इम्प्योरिटीज़, ठीक है, क्या होता है, अडल्ट्रेशन से इम्प्योरिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं, दस मेकिंग देम इनपरफेक्ट फॉर द कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन के लिए क्या बन जाती है, इम्परफेक्ट बन जाती है। व्हेन वी कंज्यूम इम्प्योर फूड वी आर बाउंड टू हैव साइड इफेक्ट्स, ठीक है, तो फिर हमें क्या होगा, साइड इफेक्ट्स तो देखने को मिलेंगे। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर ऐड ब्रिक पाउडर टू चिली पाउडर एंड he colors different vegetables with harmful dyes to make them look bright and fresh, ठीक है, ये भी फूड अडल्ट्रेशन से ही क्वेश्चन उठ के आया है। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट एक्सप्रेस्ड इन द अबव स्टेटमेंट एंड मेंशन द कंज्यूमर राइट्स विच हैज़ बीन वायलेटेड, यहाँ पे कौन सा राइट वायलेट किया गया है और यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट की बात करी जा रही है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड अडल्ट्रेशन हैज़ बीन डिस्कस, कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है, फूड अडल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है इन द अबव गिवन फैक्ट्स ऑफ द केस, ठीक है, जो भी फैक्ट्स इसके ऊपर डिस्कस किए गए थे उसके अंदर फूड अडल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। अ सब्सटेंस व्हेन एडेड टू द फूड आइटम to reduce its quality in order to increase its quantity is called food adulteration, इसको क्या कहा जाता है, फूड अडल्ट्रेशन कहा जाता है। In other words, the addition or mixing of inferior or harmful substance, useless or unnecessary substance to the food. In the above given case, right to safety has been violated, ठीक है, कौन सी राइट को वायलेट किया गया है, राइट टू सेफ्टी को वायलेट किया गया है सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन कहता है कि रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द एंटायर बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, तो सेंट्रल उसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है पूरी बैंकिंग सिस्टम का। द सेंट्रल बैंक हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबलाइजिंग द इकनॉमी, ठीक है, सेंट्रल बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है ताकि हमारी इकनॉमी क्या हो सके, स्टेबल रह सके। ऑल अदर बैंक्स इन द इकनॉमी आर सब्जेक्ट टू कंट्रोल फ्रॉम दिस बैंक, ठीक है, बाकी सारे बैंक किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, सेंट्रल बैंक के ही थ्रू कंट्रोल होते हैं। द सेंट्रल बैंक इटसेल्फ इज सब्जेक्ट टू द सेंट्रल बैंक इटसेल्फ इज सब्जेक्ट ऑफ ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, सब सेंट्रल बैंक को कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है आगे। पहला कहता है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल डिवाइस फॉर सेटलिंग इंटर बैंक क्लेम्स, ठीक है, क्या करता है, कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल डिवाइस प्रोवाइड करता है, किस लिए, इंटर बैंक का जो आपस में बैंकों का क्लेम है उसको सेटल किया जा सके। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। RBI, Reserve Bank of India, provides a convenient and economical device for settling interbank claims is justified because RBI uses clearing house function which is convenient and economical, ठीक है, RBI क्या करता है, clearing house function का यूज़ करता है जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, आपस में इंटर बैंक के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके सेटलमेंट करवाता है और वो बहुत ही इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट मेथड होता है, ठीक है सर। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वाई सेंट्रल बैंक कॉल्ड एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, सेंट्रल बैंक को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट क्यों कहा जाता है। सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट बिकॉज वेन एवर अ कॉमर्शियल बैंक नीड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, सेंट्रल बैंक को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी कॉमर्शियल बैंक को फाइनेंशियल नीड होती है द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स फंड टू द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, क्या करता है, सेंट्रल बैंक ही प्रोवाइड करता है फंड्स किसको, कॉमर्शियल बैंक को, ईदर बाय ग्रांटिंग लोन्स और बाय परचेजिंग इट्स सिक्योरिटीज़, ठीक है, या तो वो लोन ग्रांट करता है या फिर उसकी सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेता है।
इन दिस वे द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इस तरीके से सेंट्रल बैंक क्या एक्ट करता है? एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट क्या होता है? द बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द मेंबर कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, बैंक रेट क्या होता है? वो रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक क्या करता है? लेंड करता है मनी किसको? अपने मेंबर कॉमर्शियल बैंक को, अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज और एलिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, या तो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में देता है या फिर एलिजिबल बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट में देता है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन टूडेज मार्केट प्लेस कंज्यूमर्स राइट आर इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर्स फेयर ट्रीटमेंट। ठीक है, आज की मार्केट प्लेस में क्या है? कंज्यूमर राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, दीज राइट्स एम्पावर कंज्यूमर टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ये राइट्स क्या करते हैं? पावर देते हैं कंज्यूमर्स को कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें एंड सीक रीड्रेसल इफ दे फेस एनी इशू। ठीक है, और वो अपना रीड्रेसल करवा सकें अगर उनके साथ कोई इशू क्रिएट होता है। गिवन दैट कंज्यूमर्स आर एम्पावर टू मेक डिसीजंस स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ कंज्यूमर्स आर स्टिल एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, इतने सारे राइट्स देने के बाद भी कह रहा है कि किस तरीके से कंज्यूमर को आज भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इन टूडेज मार्केट प्लेस कंज्यूमर्स आर एम्पावर टू मेक डिसीजंस बट स्टिल कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, इस तरीके से अब आज भी कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सबसे पहला कहता है अंडर वेट और अंडर मेजरमेंट। द गुड्स आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट आर समटाइम्स नॉट मेजर्ड और वेटेड करेक्टली। ठीक है, वेट सही से उसका नहीं किया जाता है या मेजरमेंट उसका सही से नहीं किया जाता है। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। द गुड्स आर सोल्ड समटाइम्स ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। सेलिंग ऑफ मेडिसिन बियॉन्ड देयर एक्सपायरी डेट्स एंड सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव होम अप्लायंसेस आर जनरली रेगुलर ग्रीवियंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स। फिर कहता है डुप्लीकेट आर्टिकल्स इन द नेम ऑफ जेन्युइन पार्ट्स और गुड्स। फेक और डुप्लीकेट आइटम्स आर बीइंग सोल्ड टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो कोई भी झूठे आइटम्स बेच दिए जाते हैं। हाई प्राइसेस, वेरी ऑफन द ट्रेडर्स चार्ज अ प्राइस हायर देन द प्रिस्क्राइब्ड रिटेल प्राइस। एमआरपी से ज़्यादा पे बेच दिया जाता है कंज्यूमर्स को। फिर कहता है अडल्ट्रेशन एंड इम्प्योरिटीज़ इन कॉस्टली कंज्यूमर आइटम्स सच एस ऑयल, घी एंड स्पाइसेस। एडल्ट्रेशन इज मेड इन ऑर्डर टू अर्न हाई प्रॉफिट। ठीक है, एडल्ट्रेशन किया जाता है ताकि हाई प्रॉफिट को कमाया जा सके। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द बार्टर सिस्टम सर्व्ड इट्स पर्पस इन अर्ली इकोनॉमीज। द development and adoption of money have significantly enhanced the efficiency and functionality of trade. Money addresses the limitation of barter by providing a standard measure of value. The shift from barter to money is a testament to evolving needs of complex economic system. ठीक है, ये इसने स्टेटमेंट दिया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है मेंशन द फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मनी। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ मनी की पहली 2 स्टेजेस क्या थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है, एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है कि ये सीरीज़ दी हुई है, इसमें से करेक्ट सीरीज़ क्या है इवोल्यूशन ऑफ मनी की। इस तरीके से केस स्टडीज़ के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहली 2 स्टेजेस कौन सी थी इवोल्यूशन ऑफ मनी की? पहला कहता है एनिमल मनी, फिर कहता है कमोडिटी मनी। सबसे पहले एनिमल मनी आया, उसके बाद क्या आया? कमोडिटी मनी आया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर है द बार्टर सिस्टम रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, एक गुड्स और सर्विसेज किसके लिए एक्सचेंज किया जाता था? दूसरे गुड्स और सर्विसेज के लिए एक्सचेंज किया जाता था। थर्ड क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन एनी वन प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। कोई एक प्रॉब्लम बता दो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की, यानी लिमिटेशंस क्या थी, डीमेरिट्स क्या थे। ठीक है, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कोई भी एक आपको जो याद हो, मैंने जो यहाँ पे लिखनी थी वो लिख दी है, लेकिन आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहता है द प्रॉब्लम फेस्ड बाय बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये क्या कहती है? द बार्टर सिस्टम रिक्वायर्स अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ऑन द पार्ट ऑफ दोज हु वांट गुड्स and services. Double coincidence of wants means the simultaneous fulfillment of mutual wants by buyers and सेलर्स। कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बार्टर सिस्टम के अंदर नहीं मिल पाता है जल्द से जल्द। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कि हमें चावल चाहिए और हमारे पास गेहूँ है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम जिसके पास गेहूँ लेके जाएं वो हमसे चावल के बदले ही में एक्सचेंज करे उस चीज़ को। वो हो सकता है उसको किसी और चीज़ की उसके पास कुछ और चीज़ हो,
ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास चावल ही हो, या हो सकता है उसको गेहूं ना चाहिए, उसको कुछ और चाहिए, उसके पास चावल हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिक्कतें आती थी जो कि अब रिजॉल्व हो चुकी हैं, क्योंकि आज के टाइम पे कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू हमारे पास चलती है जो कि मनी है। ठीक है, आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और आप लोग को एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से आंसर को फ्रेम आउट करके आना है एग्जाम के अंदर, ताकि एग्जामिनर को किसी भी तरीके से मौका नहीं देना है कि वो किसी भी तरीके से हमारे नंबर को काट ले। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपने टारगेट मार्क्स ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आप लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्कोर करने के लिए। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके, उनको भी फ़ायदा हो सके, उनको भी हो सकता है उनके भी मार्क्स डिडक्ट होने से बच जाएं। ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।